हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो है 12वीं कृषि विज्ञान की जो है क्लासेस चल रही थी, जिसमें हमारा जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट और क्लास नंबर जो है 11 है। इससे पहले जो क्लास हैं वो एप्लीकेशन पर हो चुकी है। हमारा जो कोर्स है 12वीं कृषि विज्ञान का, वो मात्र और मात्र जो है 1500 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। यदि आप 12वीं क्लास में हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज़रूर जुड़ें। 8824081104 पर आप मैसेज करें 12th एग्री। आपको जो है फ्री जो पीडीएफ हैं वो भी ग्रुप में शेयर की जाएंगी। क्लियर है? चलिए भाई, इसके अलावा हमारी जो है ये बुक है आपके लिए 12th क्लास के लिए भी है। इसमें 12th क्लास के एग्रीकल्चर वाले जो हैं चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस हैं, बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जेट एग्ज़ाम में भी आएंगे। और जेट में तो देखो 40% जो है ये मान लेना इस पुस्तक से पक्के हैं। कैसे खरीदनी है? एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें और वहाँ से बुक परचेज करें। कोई दिक्कत आ रही है बुक परचेज में तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क करें। चलिए, हमारा जो है बीज उत्पादन के बारे में चल रहा था। तो बीज उत्पादन में हमने जो है इससे पहले जो है बाकी पॉइंट देख लिए थे। अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? थ्रेसिंग, ढहाई, है ना। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लड़ लो, इसे कहते हैं थ्रेसिंग। देखो, थ्रेसिंग का मतलब है कि जो फसल है, फसल को कटर जो है दाने को अलग किया जाता है, भूसे को अलग किया जाता है, यही थ्रेसिंग है। ढहाई करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बीज की भौतिक शुद्धता बनी रहे। खलियान को अच्छी प्रकार साफ कर लें। ढहाई मशीन को खलियान पर ले जाने से पूर्व अच्छी तरह साफ कर लें। यह सुनिश्चित कर लें कि मशीन में अन्य फसलों और किस्मों के बीज नहीं हैं। भाई, यदि आप थ्रेसिंग कर रहे हैं, है ना, आप देखो खलियान को अच्छी तरह से साफ कर लें। ये देखो, जहाँ पर भी आप ये थ्रेसिंग कर रहे हो उस खलियान की बात हो रही है ना। जहाँ पर भी आप थ्रेसिंग करोगे, जहाँ पर भूसा गिरेगा, आपका दाना जो इकट्ठा करोगे वहाँ। फिर उसके बाद जो है ढाई मशीन, जो मशीन होती है उसको भी आप साफ कर लें अच्छे से। इसके अलावा थ्रेसर का आरपीएम निश्चित कर लें जिससे बीज टूटे नहीं। देखो कि आरपीएम निश्चित कर लें, यानी कि इसका मतलब ये है घूमने की जो गति होती है उसको उतना ही रखें। अब किसान इतना, भाई जो मशीन चलाना जानता है वो इस बात को जानता है कि आरपीएम कितना करना है। यदि मशीन जो है बहुत स्पीड से चल रही है, दाना तोड़ रही है, तो आरपीएम को थोड़ा सा कम कर लें, है ना। दूसरा अगला बिंदु है, जहाँ तक संभव हो बीज हेतु नई बोरियां ही काम में लें में। यानी कि भाई आप थ्रेसिंग करोगे तो बीज आएगा, बीज निकल के आएगा, तो बीज जो निकल के आएगा उसको आप बोरियों में भरोगे। तो प्रयास करें जो बोरियां आप यूज कर रहे हैं वो नई हों। यदि पुरानी बोरियां काम में लेनी हो तो उन्हें पलट कर झाड़ लें और अन्य बीजों को निकाल दें। यदि पुरानी बोरियां आप काम में ले रहे हैं भरने के लिए, बेसिक बात है, बीज को बोरों में भरने से पूर्व निर्धारित नमी तक सुखा लेना चाहिए। यदि आप बोरों में भर भी रहें तो आप जो हैं निर्धारित नमी तक उनको सुखा लें। भाई पहले तो आप बोरियों में भर लें थ्रेसिंग के टाइम पर, फिर उसको कहीं घर पे ले जाके कहीं भी अच्छी जगह पर फैला दें और सुखा लें, फिर उसके बाद वापस से बोरियों में भर दें, है ना। तो थ्रेसिंग ढहाई जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि किन बातों का जो है सावधानी रखनी चाहिए ढहाई में, 2 बिंदु लिखिए, तो आप जो है 2 बिंदु आप लिख देना। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो, नई बोरी उपयोग करें, पुरानी नहीं करें। बीज को बोरों में भरने से पूर्व निर्धारित नमी तक सुखाना चाहिए। ये देखो, आप प्रॉपर डायग्राम जो है आपको बना के दिया है, लाड़ लो, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज करें। फिर उसके बाद आता है प्रोसेसिंग इन स्टोरेज, यानी कि विधायन और भंडारण। इसका मतलब ये है कि आप भाई जो भी आपके पास जो भी हार्वेस्ट होके जो बीज आया है उस बीज को आप प्रोसेस करोगे। प्रोसेस का मतलब है, हो सकता है उसके साथ
जब बीज आपने निकाला है थ्रेसिन से, तो हो सकता है उसके साथ कुछ कचरा, कंकड़, मिट्टी ये सब आए, तो हमें ज़रूरत है प्रोसेसिंग करने की। फिर उसके बाद जो है स्टोरेज, फिर हमें ज़रूरत है, आपने प्रोसेसिंग कर लिया, फिर हमें इसको जो बीज है इसको स्टोर करना है, क्योंकि अगली फसल के लिए हमें इसको बुवाई के लिए देना है, तो स्टोर करना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो, चलिए देख लेते हैं। उत्तम बीज की, आप कॉपी पेन लेके जो आपकी पुस्तक है उसमें आप देखें, उत्तम बीज की गुणवत्ता उसके सावधानी पूर्वक किए गए विधायन और भंडारण पर बहुत निर्भर करती है। ढाई करने के बाद बीज को बोरियों में भरकर विधायन केंद्रों पर प्रसंस्करण हेतु भेजा जाता है ना। भाई बोरियों में भर दिया और प्रोसेसिंग, जहाँ पर भी प्रोसेसिंग करनी है वहाँ पर बीज को भेजा जाता है। विधायन क्रिया में बीज को अच्छी प्रकार सुखाकर मशीनों द्वारा साफ कर वर्गीकृत किया जाता है। देखो प्रोसेसिंग, वही मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, जो बीज गया है बीज की एक तरह से सफाई करते हैं। बीज को बहुत, उसमें जो भी गंदगी होती है, जो भी अच्छे बीज नहीं होते हैं उन सबको बाहर निकाल दिया जाता है ना। थोते बीज होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, फिर उनको वर्गीकृत किया जाता है। फिर आवश्यक बीजोपचार के बाद उपयुक्त आकार के कट्टों और थैलियों में भरकर प्रपत्र के साथ सील कर दिया जाता है। अब क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, बीज उत्पादन। बीज उत्पादन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसानों को बीज देना है। अब किसानों को जब बीज देना है तो ऐसा तो नहीं है कि हम बोरियों में भर के किसानों को बीज देंगे। किसान 2 बीघे 3 बीघे 4 बीघा बोने के लिए थोड़ा थोड़ा 1 kg 2 kg बीज लेके जाता है। तो इस प्रोसेसिंग में क्या करते हैं हम, पहले तो वर्गीकृत कर लिया आपने, फिर उसके बाद जो है बीजोपचार कर लेते हैं और छोटे छोटे कट्टे, छोटे छोटे थैलियों में आप भर देते हैं। थैलियों को बाकायदा, क्योंकि प्रमाणित बीज हो जाता है ये। मेनली जो है कौन सा बीज होता है, प्रमाणित बीज। तो प्रमाणित बीज वाला जो टैग कलर है वो लगा देते हैं कि भाई ये प्रमाणित बीज है, थैलियों में पैक कर देते हैं और मार्केट में रख देते हैं, नहीं तो भंडारित कर लेते हैं जब तक सीजन आएगा। और सीजन जैसे ही आता है तब मार्केट में लॉन्च कर देते हैं अपने अपने नाम से प्रोडक्ट को। फिर वर्गीकरण द्वारा एक ही आकार वजन के पुष्ट बीजों का चयन कर अन्य छोटे कटे हल्के बीजों को निकाल दिया जाता है ना, सिलेक्शन किया जाता है। तो देखो ढाई, थ्रेसिंग की, थ्रेसिंग के बाद बोरियों में भरना, विधायन केंद्र पे हम लेके गए, फिर वहाँ पर सफाई की और वर्गीकरण किया, फिर इसके अलावा बीजोपचार किया, पैकिंग की, सीलिंग की और भंडारण किया। अब देखो भंडारण में या तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर जो है लाड़ लो, भंडारण जो है थैलियों में भर के भी कर सकते हैं। वो निर्भर करता है कि मार्केट में क्या स्थिति है, डिमांड किस प्रकार की है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर जो है बाकायदा लिखा है, सुखाया जाता है, सफाई की जाती है, वर्गीकरण किया जाता है, बड़ा छोटा मध्यम, बीजोपचार किया जाता है, पैकिंग व सीलिंग और भंडारण। प्रॉपर मैंने डायग्राम जो है बनवा के आपको दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। आपसे पूछा जाए कि विधायन एवं भंडारण में क्या किया जाता है, तो 6, कम से कम आपके पास 6 चीज़ तो हैं, सुखाना, सफाई, वर्गीकरण, बीजोपचार, पैकिंग व सीलिंग, भंडारण। ये चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए। तो बेसिक देखो ये क्या है, इट शॉर्ट, ये शॉर्ट नोट्स जैसा है, ताकि आप इसको लिखोगे तो आपके दिमाग में, जैसे सफाई, अब सफाई के बारे में 2 लाइन लिखनी है, आराम से आप लिख सकते हो, लड़ लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पर 1233 मैसेज करें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सफाई, भंडारण एवं प्रमाणीकरण, है ना। चलिए अब जो बीज है उसकी सफाई, भंडारण और प्रमाणीकरण, है ना। हालांकि ये कंटिन्यू है ना, मतलब मैंने जस्ट एक हेडिंग आपके लिए डाल दी है, बाकी कंटिन्यू चल रहा है ये।
कि क्या करना चाहिए विधायन और एवं भंडारण में। चलिए, आपकी पुस्तक में ये हेडिंग नहीं रहेगी, है ना, यहाँ से सीधा पढ़ो आप, आपकी पुस्तक में यहाँ से सीधा देखने को मिलेगा, है ना। क्वालिटी देख लेते हैं भाई। चलिए देखिए, सफाई प्रक्रिया में भौतिक अशुद्धियों, अवांछित व आपत्तिजनक खरपतवार के बीजों को अलग कर दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट भाई। सफाई में हम क्या करते हैं, सफाई में जो आपत्तिजनक बीज होते हैं खरपतवारों के, उनको अलग कर देते हैं। भौतिक अशुद्धियाँ मतलब जैसे कंकड़, पत्थर, कचरा कोई भी होता है उसको, है ना। सबसे पहला तो ये सफाई प्रक्रिया में हम ये करते हैं। इसके अलावा जो है, ये हमारा जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है पता है कि नहीं पता है, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज वाले टॉपिक चल रहा है। फिर उसके बाद जो है बीजों को उचित नमी पर बोरों में भरकर गोदाम में रखना चाहिए। भंडारण उपरांत गोदाम को धूमिकरण कर बंद कर देना चाहिए। ये धूमिकरण का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, धूमिकरण की जाती है ताकि कोई कीट व्याधि ना लगे, ताकि कोई रोग ना लगे, इसलिए धूमिकरण किया जाता है ना। ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि जो धूमिकरण है वो कब किस अवस्था पर किया जाता है, तो भंडारण वाली जो अवस्था होती है उस पर धूमिकरण किया जाता है। समय समय पर गोदाम का निरीक्षण करते रहना चाहिए भाई, कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग रही है, ये सारी चीज़ें। इस प्रकार प्रमाणित बीज का उत्पादन भी एक प्रकार का विज्ञान है जिसके लिए वैज्ञानिक दक्षता आवश्यक है। अतः बीज उत्पादन के लिए प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख की आवश्यकता होती है ना। यदि ये बीज उत्पादन कर रहे हैं तो प्रमाणीकरण संस्था की भी आवश्यकता होती है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत में जो बीज प्रमाणीकरण का कार्य है वो राष्ट्रीय बीज निगम NSC, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, और राजस्थान में राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा किया जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में प्रमाणीकरण, बीज प्रमाणीकरण का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना है राष्ट्रीय बीज निगम। और ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, है ना। एग्जाम में आप ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि बीज उत्पादन के लिए प्रमाणीकरण का जो कार्य है वो भारत में किसके द्वारा किया जाता है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सफाई प्रक्रिया है, ये देखो यहाँ पर कंकड़ पत्थर सब हैं। फिर उसके बाद मशीन के द्वारा जो स्वच्छ बीज है वो निकाला जाता है। फिर उसके बाद जो है भंडारण, उचित नमी पर जो है भंडारित किया जाता है। फिर उसके बाद जो है गोदाम का धूमिकरण एवं निरीक्षण है, फ्यूमिगेशन करके गोदाम को बंद कर दें और समय समय पर निरीक्षण करें। देखो पूरा डायग्राम तरीके से समझाया हुआ है डायग्राम के द्वारा, ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रमाणित, चौथा है प्रमाणित बीज उत्पादन। फिर हमारा प्रमाणित बीज उत्पादन है, और राष्ट्रीय बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम जो है ये प्रमाणीकरण संस्था है। क्लियर है। चलिए भाई, चलें। अगला हमारा टॉपिक है बीज की सुषुप्तावस्था। यहाँ से भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन तो यही होती है कि बीज की सुषुप्तावस्था किसे कहते हैं। तो आपकी पुस्तक में आप देखें, है ना। चलिए,
सुषुप्तावस्था या प्रसूति काल बीज की वह अवस्था है जब इसकी सक्रिय वृद्धि कुछ काल के लिए निलंबित हो जाती है। यह निलंबन अल्प या दीर्घ काल के लिए हो सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपने बीज की कटाई की, मतलब फसल की कटाई की, कटाई करने के बाद आपने फसल को थ्रेसिंग किया तो बीज आया, और बीज को हमने जो भी प्रोसेसिंग की सब, तो क्या बीज को हम तुरंत बोते हैं? नहीं, बीज तुरंत बोने पर अंकुरित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक डोरमेंसी में चला जाता है, एक निष्क्रियता में चला जाता है ना। और उसी को हम क्या कहते हैं? बीज सुषुप्तावस्था कहते हैं। यानी कि बीज अंकुरण की क्षमता तो है, लेकिन कुछ समय बाद वो अंकुरित होगा, अभी नहीं होगा। अभी वो बीज आराम से रेस्ट कर रहा है कि भैया मुझे अंकुरित नहीं होना है, मैं आराम से, मेरा जब समय आएगा तब मैं अंकुरित हो जाऊंगा। और यही क्या कहलाती है? यही बीज की जो क्वालिटी है, बीज सुषुप्त अवस्था कहलाती है। ये ध्यान रखना है। वास्तव में सुषुप्त अवस्था का अभिप्राय पूर्णतः परिपक्व बीज अन्य सभी परिस्थितियों सामान्य होने पर भी अंकुरित नहीं होता है, अन्यथा अंकुरण के लिए आवश्यक होती है, जो अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। इसका मतलब ये है कि बीज जो है अच्छा है, बीज परिपक्व भी है, बीज में कोई कमी नहीं है, और आपने बोया फिर भी बीज अंकुरित नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि बीज में सुषुप्त अवस्था आ चुकी है, बीज में डोरमेंसी आ चुकी है ना। तो यही सुषुप्त अवस्था कहलाती है कि अनुकूल परिस्थिति होते हुए भी बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा है ना। क्या है लाडलो? कि अनुकूल परिस्थिति होने पर भी बीज अंकुरित ना हो, सुषुप्त अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? सुषुप्त अवस्था कहलाती है। चाहो तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो। अच्छा, बीज अंकुरित क्यों नहीं होता है? सुषुप्त अवस्था में बीज अपनी स्वयं की संरचनात्मक, रासायनिक अथवा कार्यकीय विशेषताओं के कारण अंकुरित नहीं हो पाता है। कई कारण हो सकते हैं अंकुरित ना होने के, है ना। चलिए, सुषुप्त अवस्था के कारण जैसे संरचनात्मक कारण हो सकते हैं, रासायनिक कारण हो सकते हैं, है ना। बीज के रासायनिक अवरोधकों के कारण जो है अंकुरण नहीं हो पाता है। कार्यकीय कारण हो सकते हैं, बीज की आंतरिक क्रियाविधि कार्यकीय के कारण अंकुरित नहीं हो पाते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो, तो आपकी पुस्तक में ये दे के रखा हुआ होगा, है ना, लाइन टू लाइन। बस जस्ट मैंने इसको परिभाषा, मुख्य अभिप्राय और अंकुरण क्यों नहीं होता है, जस्ट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर चीज़ मैंने लिखी है ना। तो ऐसा नहीं है आप सोचो सर आप 12th क्लास ही पढ़ा रहे हो। हाँ भाई, 12th ही पढ़ा रहे हैं, बस तरीका 12वीं क्लास को पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के अनुसार सुषुप्तावस्था 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली है प्राथमिक सुषुप्तावस्था। बस आप अभी नाम याद रख लो कि प्राथमिक सुषुप्तावस्था, द्वितीयक सुषुप्तावस्था और बलकृत सुषुप्तावस्था। प्राथमिक जिसे प्राइमरी डोरमेंसी कहते हैं, इसे सेकेंडरी डोरमेंसी कहते हैं, और इसे इंग्लिश में इन्फोर्स्ड या इम्पोज्ड जो है डोरमेंसी कहा जाता है। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। प्राइमरी जो प्राथमिक सुषुप्तावस्था होती है, ये लिखना मत, है ना, आगे मैं लिख के दिया हूँ पूरा कि प्राथमिक सुषुप्तावस्था किस कारण होती है, द्वितीयक किस कारण होती है, बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। प्राथमिक जो सुषुप्तावस्था होती है, बीज के अंदर स्वयं कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होती है, बीज की स्वयं की जो कार्यकीय विशेषता होती है, उसकी वजह से प्राथमिक सुषुप्तावस्था देखने को मिलती है ना। द्वितीयक सुषुप्तावस्था की बात करें तो इसको हम प्रेरित सुषुप्तावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित।
यानी कि वातावरणीय परिस्थितियों के कारण यदि बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सुसुप्तावस्था कहते हैं। फिर बता रहा हूँ, बीज के अंदर अंदर स्वयं के अंदर कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से बीज अंकुरित नहीं हो रहा है, तब हम कहेंगे प्राथमिक सुसुप्तावस्था। यदि वातावरणीय परिस्थितियों की वजह से बीज अंकुरित नहीं हो रहा है तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी सुसुप्तावस्था, यानी कि प्रेरित कौन कर रहा है, वातावरण। सुसुप्तावस्था को प्रेरित कौन कर रहा है, वातावरण प्रेरित करता है। और तीसरी है बलत्रत, यानी कि बलत्रत सुसुप्तावस्था क्या है, लाड़ लो, बीज के गहराई में जाने पर, ये मत लिखना भाई, ये मत लिखना, है ना, बीज के गहराई में जाने पर, है ना, तो बलत्रत होती है। चलो इसके बारे में 1 बाय 1 देखते हैं, है ना। आपकी जो पुस्तक में लिखा है ये देखो, प्राथमिक सुसुप्तावस्था क्या है, प्राइमरी डोरमेंसी। यह एक प्रकार की प्राकृतिक, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राथमिक है और प्राकृतिक है, नेचुरल है। नेचुरल क्यों है, क्योंकि बीज के स्वयं के कारण हो रही है, बीज की स्वयं की कार्यकीय विशेषता के कारण हो रही है, इसलिए हमने इसको प्राकृतिक कहा है, जिसका संबंध बीज की स्वयं की कार्यकीय विशेषताओं से है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वयं की, बीज के अंदर स्वयं याद रखना है, स्वयं बीज के अंदर की स्वयं की कार्यकीय विशेषता है तो प्राथमिक सुसुप्तावस्था कहलाती है। अब क्योंकि बीज की खुद की वजह से ऐसा हो रहा है तो इसे हम कहेंगे प्राकृतिक। जब फसल पकने लगती है तो कुछ बीज शुष्क भार के आधार पर परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं, परंतु वे अंकुरित होने योग्य नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में बीज सुसुप्तावस्था काल में ही होते हैं। ऐसी सुसुप्तावस्था बीज के शुष्क भंडारण से दूर की जा सकती है, ये आपको याद रखना है ना। जब ये बेसिक बात है, इसके बारे में एक और लाइन है, तो ये याद रखना है कि जब फसल पकने लगती है तो कुछ बीज शुष्क भार के आधार पर परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं, परंतु ये अंकुरित होने योग्य नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो बीज सुसुप्तावस्था काल में ही होते हैं। क्लियर है? चलिए इसके बारे में और देखते हैं। ये देखो, सुसुप्तावस्था के कारण, यानी कि कौन सी सुसुप्तावस्था, प्राथमिक, किसके बारे में हो रही है, प्राथमिक सुसुप्तावस्था। प्राथमिक सुसुप्तावस्था के क्या कारण हैं, किस वजह से ये होती है ना, तो ये याद रखना है। सबसे पहला है बीज कवच की कठोरता। जो बीज का जो कवच है वो यदि बहुत ज़्यादा कठोर है, अब क्योंकि बीज का कवच स्वयं का है तो सुसुप्तावस्था कौन सी होगी, प्राथमिक। तो यदि स्वयं के बीज की कठोरता की वजह से नहीं हो रहा है तो ये प्राथमिक सुसुप्तावस्था है। भ्रूण का अल्प विकास, जो भ्रूण है उसका यदि अल्प विकास हुआ है, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, तो भी बीज सुसुप्तावस्था में रहेगा, अंकुरित नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। फिर प्रकाश, जो है प्रकाश आवश्यकता, है ना, लाइट की रिक्वायरमेंट, बीज को लाइट की रिक्वायरमेंट जो है रहती है, यदि लाइट की रिक्वायरमेंट आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है तो भी बीज अंकुरित नहीं होगा। और रासायनिक कारण भी इसमें हो सकते हैं, है ना, कई अवरोधक पदार्थ होते हैं रासायनिक कारण में, जो है क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बीज के अंदर कई अवरोधक पदार्थ होते हैं जो बीज को अंकुरित नहीं होने देते हैं। देखो बहुत प्रॉपर वे में मैंने आपको लिख के दिया है, आप इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। सुसुप्तावस्था के कारण, चलिए फिर है द्वितीय सुसुप्तावस्था, जिसे हम लाड़ लो क्या कहते हैं, प्रेरित। प्रेरित क्यों कहते हैं, प्रेरित इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वातावरणीय परिस्थितियों के कारण होती है। तो याद रखना है, सामान्य परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, अतः असामान्य परिस्थितियों के कारण बीज सुसुप्तावस्था प्राप्त कर लेता है। यानी कि सेकेंडरी सुसुप्तावस्था, जिसे हमने क्या कहा है, प्रेरित कहा है, और ये होती किसके कारण है, वातावरण के कारण। वातावरण के कारण भाई हो सकता है बीज अंकुरित ना हो क्योंकि वातावरण की जो परिस्थितियां वो अनुकूल ना हो
हो सकता है हाई टेम्परेचर हो वातावरण में, इसलिए बीज अंकुरित नहीं हो रहा है। हो सकता है नमी बहुत ज़्यादा हो वातावरण में या बहुत कम हो। तो जैसी भी बीज के अनुसार परिस्थिति है, अंकुरित नहीं हो पाता है। अब देखो, क्लियर है। चलिए, तीसरा है बलकृत सुषुप्ता अवस्था। देखते हैं लाडलो। ये किसके कारण होती है? देखो, बलकृत सुषुप्ता अवस्था, जिसको इंग्लिश भी आप याद रखना है। इस प्रकार की सुषुप्ता अवस्था बीजों के मृदा में अधिक गहराई में चले जाने के कारण होती है। ये देखो, मैंने बाईकायदा आपको बताया है। ये देखो, ये बीज है और ये इधर बीज है। ये बहुत ज़्यादा गहराई में यदि बीज चला गया है तो बलकृत सुषुप्ता अवस्था देखने को मिलती है। फिर उसके बाद इसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? बलकृत सुषुप्ता अवस्था के भाई बीज गहराई में चला गया तो क्या होगा? प्रतिकूल तापक्रम, बीज को जितना तापमान चाहिए उसका फेवरेबल जो तापमान है वो नहीं मिलेगा। और क्या कारण हो सकता है? जब बीज नीचे गहराई में चला जाएगा तो प्रकाश का पूर्ण अभाव हो जाएगा, प्रकाश पहुंच नहीं पाएगा, तो बीज अंकुरित नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद जो है, नीचे जब गहराई में बीज चला जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? वो कम हो जाएगी और CO2 की मात्रा क्या है? वो बढ़ जाएगी। तो CO2 की मात्रा क्या होती है? यदि बढ़ जाती है तो बीज को अंकुरित करने नहीं देती है। ये ध्यान रखना है। एक और, मृदा का अधिक भार, क्योंकि नीचे बीज देखो, बीज ज़्यादा नीचे आ गया तो ये जो मृदा का जो भार है, जो अधिक भार है मृदा का, ये भी बीज को अंकुरित नहीं होने दे रहा है, नहीं होने देता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये इसी प्रकार से आप लिखिए, बलकृत सुषुप्तावस्था, फिर ये लाइन लिखिए, फिर इसके मुख्य कारण क्या क्या है ना। एग्जाम में आज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बलकृत सुषुप्तावस्था बीज के गहराई में जाने की वजह से होती है और ऐसा होने पर क्या कारण हैं जिनकी वजह से सुषुप्तावस्था देखने को मिलती है। ठीक है, आगे क्या है? जैसे ही ये बीज मृदा के ऊपर की ओर आते हैं, ये अंकुरण योग्य हो जाते हैं। ये भी बात आप याद रखें, बीज यदि गहराई में है, जैसे ही बीज देखो यहाँ पर ये ज़्यादा गहराई में था और जैसे ही ये ऊपर आया और ये बीज क्या होता है? अंकुरण योग्य हो जाता है ना। ये याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये बलकृत सुषुप्तावस्था जो है, चलिए आगे बढ़ें। चलो, लिख लिया। देखो, बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज़ को व्यवस्थित तरीके से दिया है। और देखो, बलकृत सुषुप्तावस्था के बारे में और जो है लाइनें जो आपकी पुस्तक में लिखी हुई हैं। देखो, बलकृत सुषुप्तावस्था अधिकांशतः खरपतवार के बीजों में उत्पन्न होती है। पहली बात तो याद रखें, क्या है लाडलो, कि बलकृत जो सुषुप्तावस्था है वो खरपतवार के बीजों में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है, उसी में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो है, अंकुरण हेतु आवश्यकताओं जैसे नमी, गैसेज के प्रति अपारगम्यता के कारण भी बीज अंकुरित ना होकर सुषुप्त हो जाते हैं, है ना। अच्छा देखो, कई कारण होते हैं, है ना। चलिए, हाँ भाई, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। इसके अलावा अगला पॉइंट है, पूर्ण भ्रूण विकास से पूर्व ही कठोर कवच निर्माण से भी बीजों में सुषुप्तावस्था आ जाती है। यही बात मैंने, देखो यहाँ तक बात आपकी बलकृत सुषुप्तावस्था तक फिनिश हो गई, है ना। लेकिन ये न्यू पॉइंट है, ये न्यू पॉइंट, तो इसको न्यू पॉइंट आप लिख लेना। नए बिंदु हैं आपकी पुस्तक में एक साथ देते रहते हुए हैं, लेकिन इन नए बिंदु हैं कि अंकुरण हेतु आवश्यकताओं जैसे नमी, गैसों के प्रति अपारगम्यता के कारण भी बीज अंकुरित ना होकर सुषुप्त हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखना है। पूर्ण भ्रूण विकास से पूर्व ही कठोर कवच निर्माण से भी
बीजों में सुषुप्तावस्था आ जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कई प्रकार के पादप, अंतःस्राव, अंकुरण निरोधी अन्य जैव रसायन बीज के आवरण भ्रूणपोष में उपस्थित होते हैं तथा ये भी सुषुप्तावस्था को नियंत्रित करते हैं। बहुत सारे प्लांट हार्मोन हैं, बहुत सारे अंकुरण जो हैं निरोधी प्रतिरोधी जो है रसायन हैं जो अंकुरण को रोकते हैं और सुषुप्तावस्था लाते हैं। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई लिखें, आप ये नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बीज सुषुप्त अवस्था को भंग करने की विधियां। चलिए भाई देखते हैं किस प्रकार से सुषुप्त अवस्था को भंग किया जा सकता है, इसके बारे में देखते हैं। किताब खोल के आप बैठे ही हो, किताब में अच्छे से हर एक चीज़ दे के रखी हुई है। सुषुप्तावस्था को भंग करने की विधि व समय सुषुप्तावस्था के कारण और प्रकार पर निर्भर करता है। ऐसे कृत्रिम उपचार निम्न हो सकते हैं। देखिए, बीज की सुषुप्तावस्था को भंग करना है, बीज की सुषुप्तावस्था को तोड़ना है, तो अपने पास देखो सबसे पहला है प्रकाश से उपचार। आप जो है प्रकाश से उपचार कर सकते हैं। दूसरा है ताप से उपचार, है ना, प्रकाश से उपचार कर सकते हैं और ताप से उपचार। बीजों को आवश्यक प्रकाश देकर सुषुप्तावस्था समाप्त की जा सकती है। कई ऐसे बीज हैं जिनको आप आवश्यक धूप में खुला छोड़ दो, प्रकाश से आप उपचार कर दो और उनमें अंकुरण हो जाएगा, सुषुप्तावस्था हट जाएगी। ताप से उपचार की बात करें तो ताप से उपचार के अंतर्गत भी कई विधियां आती हैं, जिनमें 3 हैं, है ना। कई ऐसे बीज होते हैं जिनमें तापीय एकांतर यानी कि अल्टरनेटिंग टेम्परेचर, कभी ज़्यादा टेम्परेचर, फिर कभी कम टेम्परेचर, कभी ज़्यादा, ऐसे माहौल में बीज को रखा जाता है तो सुषुप्तावस्था ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। कई ऐसे बीज हैं जिनमें सुषुप्तावस्था चिलिन के द्वारा, शीतन के द्वारा तोड़ दी जाती है, चिलिन के द्वारा तोड़ दी जाती है, ये आपको याद रखना है। और कई ऐसे बीज हैं जो उच्च तापमान पर ही अंकुरण होते हैं, मतलब सुषुप्तावस्था ब्रेक होती है, तो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बीज की सुषुप्तावस्था को भंग करने की विधियों में ताप से उपचार की कितनी विधियां हैं, उनके नाम लिखो। ताप से उपचार, ताप से उपचार बीज सुषुप्तावस्था को भंग करने की विधियों के नाम लिखो। 3 विधि, तापीय एकांतरण, शीतन और उच्च ताप, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? चलो, इसके अलावा और कैसे ब्रेक कर सकते हैं? अच्छा, हमारा जो है 12वीं कृषि संकाय कोर्स जो कि अब सस्ता कर दिया है, अब ये मात्र 1500 रुपये में कोर्स है। 1500 रुपये में आप ये कोर्स ले सकते हैं, ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र में आप ये कोर्स 1500 रुपये में आप ले सकते हैं। क्लियर है? और कोर्स में कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान की संपूर्ण अध्याय की क्लास हैं जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगी। बोर्ड के प्रश्न पत्र अनुसार मॉडल पेपर हैं। प्रत्येक अध्याय से बोर्ड पैटर्न पर तैयारी है और संपूर्ण बैच रिकॉर्डेड रहेगा। कोर्स खरीदना है, एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर जाइए और वहाँ से कोर्स लीजिए। सुषुप्तावस्था तोड़ने की तीसरी विधि क्या है? पोस्ट मैचुरेशन, है ना। अब आपके में केवल और केवल नाम लिखे हुए हैं, तो केवल और केवल नाम आप याद रख लेना। कुछ बीजों में भंडारण के बाद धीरे धीरे अंकुरण क्षमता विकसित होती है। इस प्रक्रिया को पश्च परिपक्वन कहते हैं। मतलब लंबे समय तक, लगभग 5 महीने 6 महीने तक बीज को रखने पर, बीज को एक जगह रखने पर, भंडारित करने पर उसमें अंकुरण क्षमता विकसित हो जाती है, सुषुप्तावस्था ब्रेक हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं इसमें। चौथा है प्यारे विद्यार्थियों स्टेरिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपसे पूछा जा सकता है स्टेरिफिकेशन,
स्टेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है लाडलो? कठोर बीज कवच को तोड़ने या कमज़ोर करने की प्रक्रिया को स्टेरिफिकेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपकी 12th क्लास की बुक में नहीं मिलेगा ये, पर जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखना है कि स्टेरिफिकेशन क्या है। स्टेरिफिकेशन दो प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक। क्लियर है? ये देखो भौतिक स्टेरिफिकेशन, ऐसे देखो किसी चीज़ से तोड़ा जा रहा है बीज कवच को, और रासायनिक जैसे किसी रसायन में डाल दिया और बीज कवच उसका हट जाता है, जो कठोर बीज कवच होता है वो हट जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेरिफिकेशन। 6 चिन्ह, 6 चिन्ह का मतलब है कि प्यारे विद्यार्थियों, कठोर बीज जो कवच होता है उसको हटाना स्टेरिफिकेशन कहलाता है। फिर रसायनों से उपचार, है ना, बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं बीज सुसुप्तावस्था को भंग करने के लिए हम जनरली पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे वृद्धि नियामक है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, पादप उत्पाद हैं, श्वसन जो हैं प्यारे विद्यार्थियों श्वसन निरोधक ऑक्सीकारक है ना, नाइट्रोजन सल्फर युक्त यौगिक हैं। तो ये सब क्या हैं? सुसुप्तावस्था को ब्रेक करते हैं, ये रसायनों से उपचार है। तो ये आपका चैप्टर नंबर जो है फर्स्ट कंप्लीट होता है लाडलो। अब इसमें हाँ, तो अब इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बनते हैं, इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन बनते हैं अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, वो सारे कराए जाएंगे। तो और जिन्होंने पुस्तक नहीं ली है मूलभूत प्रश्नोत्तरी, वो जाके बुक खरीदें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।